पार्ट 4 के अंदर हमने आपको कराया था नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या होती है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि सेल पोटेंशियल और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो अभी हम नस्ट इक्वेशन के अंदर ही करेंगे। लेट ए जर्नल सेल इक्वेशन, एक जर्नल सेल इक्वेशन है ए प्लस बी इट विल गिव सी प्लस डी मीन्स दिस आर द कोफिशिएंट। ठीक है, जो किसी भी रिएक्शन में, तो इसके लिए अगर हमें नस्ट इक्वेशन लिखनी है तो क्या आएगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन सी की पावर सी डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। दैट इज द जर्नल एक्सप्रेशन फॉर नस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि भाई किसी भी रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट होता है वो ही उसकी पावर बन जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का जो भी कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट क्या होता है? जो उस स्पेसिस के आगे नंबर लिखा रहता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन लाइक SN2 पॉजिटिव प्लस 2Ag पॉजिटिव, इट विल गिव SN4 पॉजिटिव प्लस 2Ag। देखिए ये एक्वस में है, ये एक्वस में है, ये एक्वस में है, ये सॉलिड में। जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता वो सॉलिड रहेगा। तो जो सॉलिड रहता है इसकी जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम 1 मान लेते हैं। ये हमने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर? अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन 2f ln। इसकी कंसंट्रेशन देखो ये इधर है तो ये आ जाएगा SN4 पॉजिटिव। अब इसके आगे हम कुछ भी पावर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये दो हैं तो दोनों क्या आ जाएगा? SN2 पॉजिटिव एंड Ag पॉजिटिव का क्या आएगा? देखिए यहाँ पर 2 है, इसका कोफिशिएंट क्या है? 2 है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे? पावर इसकी 2 लगा देंगे। ठीक है, दैट इज नस्ट इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशन। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आपसे क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि भाई एक सेल नोटेशन दे देंगे, बोलेंगे कि भाई इस सेल नोटेशन का नस्ट इक्वेशन लिखिए। ठीक है, ये आपको नस्ट इक्वेशन दे सकते हैं। इस तरीके से आपको ये याद करना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ए सेल या EMF ऑफ ए सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सपोज करो आपके पास क्या है? देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक चीज आती है रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होते हैं? रिएक्शन कोएफिशिएंट दैट इज Q। अगर कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो उसको हम Q से डिनोट करते हैं। तो हम एक रिएक्शन मान लेते हैं A प्लस B इक्विलिब्रियम विद C प्लस DC। ठीक है, ये आ गया। तो इसके लिए क्या आएगा? Q इज इक्वल टू क्या आएगा? C की पावर C D की पावर D अपॉन A की पावर A एंड B की पावर B। ये रिएक्शन कोएफिशिएंट का क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है जो कि आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में देखिए सेम इक्वेशन हमारे पास ये है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? तो यूजिंग नस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल
माइनस RT अपॉन NF ln C की पावर C एंड D की पावर D अपॉन A की पावर A एंड B की पावर B, ये होता है। अब ये इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज दिस। तो क्या आ जाएगा ये, E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q। ये हो गया जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है। बट इफ द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल विल बी जीरो। जो सेल पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एंड Q विल बिकम इक्वल टू KC। आई बात समझ में कि भाई इक्विलिब्रियम पर क्या कंडीशन होती है, सेल पोटेंशियल जो होता है वो जीरो हो जाता है और Q जो होता है वो KC के बराबर हो जाता है। तो ये दोनों चीजें आप इक्वेशन में रख देंगे। इस इक्वेशन के अंदर तो क्या आएगा, जीरो इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस RT अपॉन NF ln KC। ये इधर आ जाएगा RT ln KC अपॉन NF इज इक्वल टू E नोट सेल। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक, यहाँ तक आ गया समझ में। अब हम क्या निकालेंगे, ln KC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT ln KC इज इक्वल टू E नोट सेल NF, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NF N E नोट सेल F। तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू आपको पता है, इलेक्ट्रॉन आपको पता है, F की वैल्यू कांस्टेंट होती है, F इजिकल टू क्या होता है 96500 कूलम पर मोल होता है। ये वैल्यू रख के आप, और R की वैल्यू गिवन होती है, T की वैल्यू 298 होती है गिवन होती है, ln क्या है नेचुरल लॉगरिथम, तो यहाँ से हम KC की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं ln KC इज इक्वल टू एन E नोट सेल F अपॉन RT। यहाँ से आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलवाएंगे अब सीधा, मतलब कि भाई ये इक्वेशन दे दी, फाइंड आउट इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब होता है, जब इक्विलिब्रियम पर हो। तो E नोट की वैल्यू जीरो होगी, सीधा आप यहाँ से क्या निकालेंगे, ये फॉर्मूला लगा के कि भाई E नोट निकाल लिया, R की वैल्यू आपके पास होती है 8.314, T की वैल्यू होती है 298, एन आप निकाल सकते हैं, रिएक्शन लिखेंगे जब, जैसे यहाँ पर दो था, दो इलेक्ट्रॉन का चेंज था तो N की वैल्यू 2 हो गई, F की वैल्यू वो हो गई, वैल्यू रख के आप KC की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन, देखिए अगर आपको KC निकालना है देन यू हैव टू राइट E नोट सेल, क्योंकि उस टाइम पर E सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालना है देन यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन आपको यूज करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन E सेल एंड डेल्टा G। ठीक है, तो आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैक्सिमम वर्क विल बी
चेंज इन gives free energy, that is gives free energy। अगर आप भूल गए हो तो ये आपके 11th क्लास में आती है थर्मोडायनेमिक्स में, gives free energy। ठीक है, तो गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन ई सेल एफ। ये होती है रिएक्शन के अंदर कितना चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, लेकिन अगर इफ रिएक्शन is at equilibrium, then देखिए then डेल्टा आर जी इज इक्वल टू 0, और ये एक होती है डेल्टा जी नॉट। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा जी 0 हो गया, और एन सेल भी क्या होता है, ई सेल भी 0 होता है। तो ये आपको याद रखनी है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है, डेल्टा आर जी इज इक्वल टू 0 होता है और ई सेल भी 0 होता है। ठीक है, आई बात समझ में, ये होती है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है भाई, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर देखिए ई सेल है, लेकिन सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन ई नोट सेल एफ। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, ये होती है, और इसकी जगह क्या होता है भाई, डेल्टा ई नोट सेल एफ की वैल्यू क्या होती है, ये रहा, ये आर टी एल एन कैसे हो जाएगा, तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस आर टी एल एन के सी। तो ये गिव्स फ्री एनर्जी के दो आपके पास फॉर्मूले आ जाते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस है ये इसका, सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी। ठीक है, इफ डेल्टा आर जी इज इक्वल टू नेगेटिव एंड सो ई सेल विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और इफ डेल्टा आर जी इज पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, सो ई सेल विल बी नेगेटिव एंड द रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या हो जाएगी, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या कंडीशन होती है, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा आर जी एंड ई सेल। इसके लिए हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, आप उसमें से देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन करने से जो टॉपिक होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप याद रखेंगे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, टू CrS प्लस 3CD 2 पॉजिटिव
3CD 2 पॉजिटिव, इट विल गिव 2CR 3 पॉजिटिव प्लस 3CD। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकालना है आपको, यहाँ पर आपको E नोट सेल निकालना है, डेल्टा G नोट निकालना है एंड KC निकालना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूले होने चाहिए कि हाउ विल यू फाइंड आउट फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है ये आपको पता चल रहा है कि भाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है, एट एनोड होता है। तो क्या हो जाएगा ये Cr सॉलिड, इट विल गिव Cr3 पॉजिटिव एक्वस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। और इसके ई नोट की वैल्यू क्या होती है, इसके ई नोट की वैल्यू आपको जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बताया था उसके अंदर मिल जाती है। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू गिवन है, ये हो जाएगा 0.74। वैसे बुक के अंदर माइनस में गिवन है लेकिन वहाँ पर रिडक्शन है, हम ऑक्सीडेशन ले रहे हैं तो यहाँ ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लिखेंगे रिडक्शन, रिडक्शन एट कैथोड। तो क्या आ जाएगा ये CD2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव CdS। और ई नोट वैल्यू विल बी, ई नोट वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, CD के लिए नहीं गिवन है क्या इसके अंदर, CD के लिए वैल्यू देखिए क्या होती है, अभी बताते हैं। CD के लिए वैल्यू क्या होती है, वेयर इट इज, यस 0.25। For CD it will be माइनस 0.403 वोल्ट। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास। अब सबसे पहले तो देखिए यहाँ क्या है, 2 है और यहाँ पर 3 है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको 3 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। ठीक है, तो 2Cr प्लस 3CD 2 पॉजिटिव, इट विल गिव 2Cr 3 पॉजिटिव प्लस 3CD। तो ई नोट सेल की वैल्यू कितनी आएगी भाई इसमें, देखिए जब भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई नोट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। और कौन सी है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इट्स वैल्यू विल नॉट चेंज। तो हम इनको एज इट इज ऐड कर देंगे, 740 माइनस 0.403। तो कितने आएगी भाई वैल्यू, 0.337 वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास ई नोट सेल की वैल्यू आ गई। एन की वैल्यू इसमें कितनी है, 6 है, क्योंकि यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई की थी, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो एन की वैल्यू हो गई 6।
तो हमें पता है फॉर्मूला डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है माइनस एन ई नोट सेल एफ। यहाँ पर जो वैल्यू होती है इसकी जो यूनिट आती है वो क्या आती है, जूल पर मोल आती है। ठीक है, तो -6 इंटू 0.337 इंटू 96500, तो ये हमारे पास किस में आ गई, जूल पर मोल में वैल्यू आ जाती है। अब आपको पता है डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस RT ln KC होता है, इसी फॉर्मूले से। ठीक है, हमने ये सारे फॉर्मूले लगाए हैं और कुछ नहीं किया है, और हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती हैं। बहुत आसान आता है इसमें, आप इसमें कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये ln KC इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी नोट अपॉन RT। अब यहाँ पर आप ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे, ln KC इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 6 इंटू 0.337 इंटू 96500 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 8.314 और T की वैल्यू 298। अब इसको हम सॉल्व करके यहाँ पर KC की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। नाउ वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर है वो इतना ही आएगा। ठीक है, इसमें जो क्या है, कॉमर्शियल सेल्स क्या है, कोरोजन है, ये आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, कोरोना की वजह से ये कट है, तो ये टॉपिक अभी हम करा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस आपके सिलेबस में है। ठीक है, देखिए आपको एक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, अभी आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है, अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे, वो जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उल्टा होता है। ठीक है, ठीक है भाई, तो देखिए इसको आप सॉल्व करके लिखेंगे खुद से, कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे आपको इजी वैल्यू गिवन होती है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जिस सेल के अंदर होते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप पढ़ चुके हैं। तो इनमें क्या होना चाहिए आपके पास, डिफरेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये आपको लिखना है नोट्स के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और वहाँ पर एक केमिकल चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या ये एक प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए लिक्विड solution and it causes chemical change. ठीक है, the process in which electric current is passed through a liquid solution and it causes chemical change is called electrolysis. Electrolysis take place in the electrolytic cell. Electrolytic cell के अंदर ये प्रोसेस होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो एनोड एंड कैथोड, उनके ऊपर क्या होता है, जो उनके नॉर्मल साइन होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे कैथोड पॉजिटिव और एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव एज इट इज रहेगा। सिर्फ साइन किसके अंदर चेंज हुए थे, हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो पहला तो यही हो गया, पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड क्या होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात है तो वो सेम रहता है। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन दोनों में सेम होता है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक सिंगल इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ती है, सिंगल इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक ही इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ती है, एंड बोथ इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन सेम इलेक्ट्रोलाइट, सेम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये डिप्ड रहते हैं। इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। एक और क्या है इसमें नो शॉर्ट ब्रिज नीडेड, इसके अंदर शॉर्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है भाई। तो ये कुछ एक पॉइंट है जो आपको दोनों के डिफरेंस में पता होने चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है भाई, आई बात समझ में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। माइकल फैराडे एक ऐसे फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, माइकल फैराडे एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बुकों से ही सब कुछ सीखा था, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी सुनाई है इसकी कहानी कि भाई ये एक बाइंडिंग प्रेस में वर्क करते थे, ठीक है। वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर बुक्स आती थी बाइंडिंग के लिए, तो ये उन सभी बुक्स को पढ़ लेते थे, इनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो वहीं से पढ़ पढ़ के इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा और इन्होंने क्या दिया, माइकल फैराडे ने क्वांटिटेटिव आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दिया था। मतलब क्वांटिटेटिव आइडिया का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में कितनी क्वांटिटी हमें मिल सकती है किसी भी सब्सटेंस की, उस बात को किसने समझाया था, माइकल फैराडे ने, ठीक है। माइकल फैराडे इन्होंने दो लॉ दिए थे जिनको हम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस या माइकल फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। वैसे तो इनके काफ़ी लॉ हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस में सिर्फ 2 लॉज हैं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और यू कैन से दैट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। माइकल फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हैं या लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हैं। तो देयर वर 2 लॉज, कितने लॉज थे वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस के, 2 लॉज थे। फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ के अंदर क्या बताया इन्होंने कि भाई द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक है। कि भाई अगर हम किसी लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वहाँ पर कोई भी सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, तो वो जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसकी जो अमाउंट होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अमाउंट चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर आपने कितना चार्ज क्या क्या है पास किया है उसके अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इन्होंने बताया मास ऑफ, ये आपकी बुक के अंदर एक फॉर्मल वे में मिल जाएगा, ठीक है, एनसीईआरटी में भी है और दूसरी बुक्स में भी है। मास ऑफ एनी सब्सटेंसेस ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड at any electrode will be directly proportional to the इलेक्ट्रिक करंट। कितनी इलेक्ट्रिक करंट आपने पास किया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं मास इज इक्वल टू डब्लू, तो डब्लू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, क्यू इज द, ये क्या हो गया, मास ऑफ सब्सटेंस, एंड क्यू क्या हो गया, चार्ज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन।
ठीक है। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आपको पता है वहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो क्या आ जाएगा, W इजिकल टू जेड मान लिया हमने, जेड क्यों, जेड क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है जेड। ठीक है भाई, तो जेड हो गया हमारे पास। क्यू इजिकल टू क्या होता है, क्यू इजिकल टू होता है आई इंटू टी। आई क्या है, एम्पियर मीन्स करंट, और टी क्या है, टाइम। ठीक है, आई बात समझ में। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, तो इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू Z इंटू 1 और W इज इक्वल टू Z। तो आप बात यहाँ से किसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, Z की डेफिनेशन क्या आ जाएगी यहाँ से, कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द मास डिपॉजिट व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ सब्सटेंस deposited when 1 ampere current is passed through a solution for 1 सेकेंड। ठीक है, तो जेड की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। देखिए फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन आते हैं कि भाई कैलकुलेट द मास ऑफ CO डिपॉजिटेड व्हेन 1.5 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 आवर इन CO2 पॉजिटिव सॉल्यूशन। ठीक है भाई, CO2 पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर कितने पास करेंगे, मतलब कितनी करंट, कितना मास इसके अंदर हमें मिल जाएगा जब हम 1.5 एम्पियर की करंट 1 घंटे के लिए इसके अंदर पास करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, माइकल फैराडे चाहिए। माइकल फैराडे की वैल्यू चाहिए, वो आएगी हमारे सेकंड लॉ से। तो पहले हम सेकंड लॉ की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, सेकंड लॉ के बाद कराते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहले हम सेकंड लॉ पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को कराएंगे। सेकंड लॉ क्या होता है, या काफी लंबा लेक्चर हो गया शायद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, जो सेकंड लॉ है और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है वो हम कल कराएंगे, कल मीन्स नेक्स्ट पार्ट के अंदर कराएंगे। तो तब तक आप यहाँ तक इसको कवर कर लें। ठीक है, थैंक यू।